गुजरात में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के नेता या कहें राज्य के डिप्टी सीएम उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के जरिए दबाव बनाया गया है और जो स्थिति बनाई गई है उसमें सीडी देश भर में बांटी जानी चाहिए। और इन सब का जिक्र करते हुए शक्ति सिंह गोहिल का जिक्र बार बार कर रहे हैं। राघव भाई पटेल और भोला भाई गोहिल के साथ उन्होंने किस तरीके से किया, इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का यह फैसला है कि दोनों वोट रद्द कर दिए जाए। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का वक्त लगना चाहिए जिसमें यह सामने आएगा, क्योंकि 174 वोट की गिनती होनी है। उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस उसके बाद सेकंड राउंड में जोड़ा जाता है और यह बहुत तेजी से काम हो जाना चाहिए। आधे घंटे में चीजें आ जानी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता वहीं पर हैं। जी, बात किया जाए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के बागी 2 विधायकों का मतदान रद्द कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी, चेहरे पर खुशी या अभी भी तनाव है? कोई इतना तनाव पहले था ना अब। गांधी की धरती में एक बार फिर सत्य की विजय हुई, झूठ हारा, असत्य की परास्त हुई। और आप ये पाएंगे कि भाजपा जो अल्पमत को बहुमत में बदलने का षड्यंत्र कर रही थी, वो षड्यंत्र विफल होगा। गिनती जारी है। श्री अहमद पटेल और कांग्रेस पार्टी विजय होकर निकलेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में भाजपा लगातार कहती रही कि आपका घर कमजोर था, आपके लोग छोड़ के जा रहे थे, उसमें आप हारने के डर से, हताशा के डर से आप लोग ये सब कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी डिफेक्शंस की राजनीति, यानी आया राम गया राम, विधायकों को तोड़ने, खरीद फरोख्त करने और उनसे पाला बदलवाने की राजनीति कर रही थी। कांग्रेस ने किसी एक विधायक की खरीद फरोख्त नहीं की, ना हमने किसी का पाला बदलवाया। कौन ये चाहता था कि जबरन अपने अल्पमत को अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता बल, बाहुबल, धन बल हारा, सत्य जीता, ये भाजपा कर रही थी, जिसको हालात ने विफल कर दिया। आखिरी सवाल, गिनती जारी है, क्या उम्मीद है आपको कि कांग्रेस जीतेगी या अभी भी डर सता रहा है कहीं ना कहीं कुछ और भी हो सकता है? जी नहीं, हमें संपूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और श्री अहमद पटेल दोबारा से फिर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चुनकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। ये पहली बार है ऐसी स्थिति आ रही है कि ये जीत की जीत है या कोई हार रहा है, वो बड़ी खबर है। देखिए, हारा नहीं, बड़ा झटका है एक बड़ी पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, यदि जिस तरह के नतीजे। और एक बात आश्चर्य असल में लगता है, जो अभी नितिन पटेल जी बोल रहे थे, यदि वहाँ हाथापाई जैसी घटना हुई होती तो क्या तत्काल, जहाँ अमित शाह भी बैठे हों, चुनाव आयोग हो, उनकी सरकार भी हो, सारा दुनिया जिसको कहती कि देख रही हो, उनके आसपास जो दुनिया जो अपनी होती विधायकों की, उसमें यदि शक्ति गोयल इस तरह के प्रयास कर रहे थे तो तत्काल क्यों नहीं आपत्ति? और अभी तक देखिए, रविशंकर जी बोले, दूसरे लोग बोले, किसी ने इस बात को नहीं उठाया था कि वहाँ कोई मारपीट जैसा घटना हुई या मतलब उनको जबरदस्ती छीनने की कोशिश हुई मतपत्र को। अब जो बताया जा रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि किस तरह की राज्यसभा के चुनाव में जैसे कोई विधानसभा में कहीं जैसे कोई छीना झपटी होती है, ऐसी छीना झपटी या नगर पालिकाओं में होता है, क्या ऐसे दृश्य हो सकते हैं? तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है और मुझे लगता है कि ऐसा था तत्काल रोका ही जो आए। इससे पहले कांग्रेस के भी जो नेता है उन्होंने भी जो आरोप लगाया, जिसमें 10 करोड़ का जिक्र है, पीएमओ का जिक्र करके वो चले, क्योंकि वो चीजें रिकॉर्डेड आ गई वो। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम नितिन पटेल जो आए, उन्होंने भी जिक्र किया कि ऐसा वातावरण था और सीडी देश भर में बंटनी चाहिए और दिल्ली से दबाव है, दिल्ली का इलेक्शन कमीशन का वो जिक्र कर रहे हैं। क्या जो अब चुनाव परिणाम तो आएंगे, गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ये स्थिति बतलाती क्या है? क्योंकि गुजरात में ये पहली बार इस तरीके से एक हाई वोल्टेज चीजें चल रही हैं, ये स्थिति बतलाती क्या है? ये मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज तो ये है कि गुजरात जैसे राज्य में नहीं, पूरे देश में पहली बार अब राज्यसभा के चुनाव में, पिछली बार हरियाणा में भी ऐसा हुआ था और अब यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि लगातार अब जो हमारे इस पूरे, हम जब पतन की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस तरह के टकराव, नफरत जो राजनीति में, वरना होता क्या था कि दोनों एक दूसरे के प्रति, वैसे आप देखिए शंकर सिंह वाघेला कहते थे मेरे बड़े अजीज हैं, आज सुबह तक वो ये बोल कर गए हैं, आपके चैनल के सामने भी बोल कर गए हैं। तो वो जो भावना के बजाय एक बहुत ही, जैसे कहते रहे, 2 गुट लड़ रहे हों,
गैंगवार की तरह से यदि चुनाव होने लगे, जो कई बार बिहार में और हम लोग देखा करते थे चुनाव में, वो ऐसी लड़ाई उच्च स्तर पर भी दिखने लगी है। यदि हाथापाई बात यदि ये कह रहे हैं यदि सच है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। छीना झपटी का जिक्र हो रहा था और ये सारी चीजें जो आ रही थी, ये ठीक कह रहे हैं आप पवन खेड़ा जी। लेकिन एक सवाल कांग्रेस को लेकर अब इसलिए महत्वपूर्ण है, विधायक दोनों आपके थे, दूसरी तरफ शंकर सिंह वघेला जब दिन में आए तो उन्होंने बताया कि हमने कहा था राज्यसभा चुनाव आने वाला है, तो हमसे कहा गया कि जो होगा होगा, आपको जो करना है कीजिए। तो हमने कहा हमें जो करना है हम कर लेते हैं। तो विधायकों को एक साथ ना रखने की स्थिति, और दूसरी तरफ बीजेपी है जीत के लिए हर स्थिति में सबको साथ लेकर चलने की मशक्कत, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ी मोटी लकीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहीं ऐसी स्थिति में आकर खड़ी है जहां उसको लगता है कि नहीं ऐसे ही कांग्रेस रहेगी, उसके अपने लोग बिफर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने देखा था ये हुआ। वाजपेयी जी, मुझे एक बात हम लोग सब इसमें सोचना चाहिए हम सबको कि क्या ये जो गुजरात मॉडल है, जो गुजरात में ही आज फेल हुआ, क्या हमें इस मॉडल से ये पाठ सीखना चाहिए कि हम भी इसी तरह की राजनीति शुरू कर दें? ये राजनीति मुझे नहीं लगता कि बहुत शोभा देती है एक परिपक्व लोकतंत्र को। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसी तरह की राजनीति का परंपरा शुरू होने वाली है और सब दलों को जो सबसे घटिया स्तर की राजनीति है उसी पे उतारू हो जाना चाहिए, तो हो सकता है आपकी बात सही हो। लेकिन माफ कीजिएगा, हमें यह नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति का कोई स्थान 21वीं शताब्दी के भारत में होना चाहिए। तो आप ये बताइए, तो एक मिनट, नहीं आप ही का सवाल, हम नहीं है, जुनून नहीं है जीतने का। अगर जोश और जुनून नहीं होता नहीं, ठीक है, तो इनको बचाने बैंगलोर क्यों ले गए हम? बैंगलोर इसी कारण से ले गए, हमको एक चीज बताइए, था उससे उन्हें बचाना था। इनका जुनून तो इस तरह का है कि किसी भी चीज पर आमादा है, कुछ भी कर लें। बगावत है आपकी पार्टी। नहीं साहब, आप माफ कीजिएगा, मैं शाहनवाज जी, मेरी बात समाप्त नहीं हुई। को संभालिए ना अपनी पार्टी। नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं तो मुझे शाहनवाज जी, तब ना मैं ये मूर्ति थोड़ी हूं। आप एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां मौका नहीं मिलेगा, मैं डिफेंड नहीं करूंगा। जहां या बीजेपी को गाली देते नहीं, रहेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आपका पूरा, आपको तो गुजरात में भी मौका मिला, वो बात छोड़िए, जवाब देना होगा। लेकिन हरेन पांड्या के साथ, अरे आप बोलिए ना, क्यों लड़ने पे क्यों उतारू हैं? कहीं और की कुंठा मुझ पर मत निकालिए। गुजरात का फ्रस्ट्रेशन है गुजरात में निकालिए, लेकिन जो हरेन पांड्या के साथ वहां गुजरात में हुआ, तो हमें तो अपना एमएलए सुरक्षित लगता नहीं था, इसलिए हमें ले जाना पड़ा। उसमें क्या गलत किया? आप हम पर मत निकालिए अपनी कुंठा। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है गुजरात की, वो गुजरात में निकालिए, हम पर निकालने का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। आप बोलते रहिए जितना बोलना है, लेकिन हम भी बोलेंगे। आपकी आप हम सबकी आवाज बंद कराने का पूरा षड्यंत्र रचते रहते हैं, हम उसमें कुछ आने नहीं वाले आपके इन षड्यंत्रों में। आपने कोशिश की लोकतंत्र में सबका गला दबाने की, उसमें हमने, आप माफ कीजिएगा, इसमें सब शहनवाज जी, इंस्टीट्यूशन, शहनवाज जी, हम आपके पास आएंगे, आप झूठ मूठ क्यों ऐसी बहस छेड़ रहे हैं? संस्थाओं पर इतना भाषण आप जो है, आप कमाल है, बोले जा रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए। हम जवाब देना चाहता हूं। शहनवाज जी जवाब लेंगे आपसे, जनाब कौन बोल रहा है आपसे जवाब नहीं लेंगे? पार्टी में और आपकी कोई सुन नहीं रहा तो यहाँ सुना दीजिए, कोई बात नहीं। इन दोनों का जवाब देना पर, अरे हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर एंकरिंग हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप थोड़ा शांत तो रहिए। कोई नहीं सुन रहा हो तो आप यहाँ बोलिए, हमारी बात तो सुनिए। अरे भाई, प्रवक्ता से ही पूछेंगे हम राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से ही पूछने वाले हैं। लेकिन हमें एक बात बताइए पवन खेड़ा जी, जब आपने जिस डेमोक्रेसी का जिक्र किया, हमारे जहन में एक सवाल आया कि राहुल गांधी ने जब पर्चा फाड़ा था करप्शन को लेकर, तो निशाने पर लालू यादव थे, और लालू यादव के साथ अब बिहार में खड़े हो गए। तो क्या हम एक ऐसी डेमोक्रेसी भी देखने वाले हैं आने वाले वक्त में कि करप्शन के साथ कांग्रेस खड़ी है? एक स्थिति यह भी है, क्या ऐसी स्थिति भी आप मंजूर करेंगे? कांग्रेसी बोलेंगे, जवाब नहीं देने देंगे। वाजपेयी जी, वो मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित था उनका वो एक्ट, जो उनका वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली बात थी। वो एक इस पूरे सिस्टम को सुधारने की बात थी कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये गलत है। जो कानून बनना चाहिए कि कन्विक्टेड लोग चुनाव न लड़ सकें, वो उस पूरे ओवरऑल प्रिंसिपल की बात थी जिसके लिए राहुल गांधी ने एक संघर्ष किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ भी जाने की हिम्मत दिखाई। तो मैं नहीं मानता कि वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर केंद्रित था, नहीं, ये गलत है। ओके, इसका मतलब है कि करप्शन में के साथ आप खड़े हो सकते हैं क्योंकि लालू यादव कन्विक्टेड हैं,
लालू यादव आपके महागठबंधन के हिस्सा रहे, आप उन्हीं के साथ भी खड़े रहे। एक तरफ ये डेमोक्रेसी का चेहरा है, दूसरी तरफ आज जो हमने देखा वो डेमोक्रेसी का चेहरा है। दोनों में अच्छा कौन सा है फिर? देखिए, मैं एक बात फिर समझ लीजिए, लालू यादव जी को चुनाव लड़वाने के लिए कानून बदल दिया, ऐसा तो नहीं किया। लालू यादव जी चुनाव भी नहीं लड़े। अब उनकी पार्टी को जनता ने वोट भी भरपूर दिया, सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी इमर्ज होकर आई। वो एक अलग रूप है डेमोक्रेसी में। एक कानून बना, नया बना, हमारे वक्त बना कि जो कन्विक्टेड है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बाकी हमने क्या गलत किया इसमें बताइए? कोई इलीगल किया हो, कोई गैर कानूनी काम कर लिया हो लालू यादव जी के साथ चुनाव लड़कर, तो बताइए। लेकिन जो अब हो रहा था जी, मणिपुर में जो हुआ, गोवा में जो हुआ, वो पूर्ण रूप से अनैतिक है। ओके, अब हम शहनवाज जी से जरा जवाब ले लें। और की बनती शहनवाज जी, यही गुजरात में शहनवाज जी, कोशिश किया अब जा जरा रहा शहनवाज जी से जवाब ले लें, चूंकि वो जवाब भी लगातार देना। तमाम जवाबों के साथ एक जवाब और मुझे आप शहनवाज जी कितना- दीजिएगा। नहीं, मुझे कितना सेकंड देने वाले हैं? सेकंड नहीं, 5 मिनट लगातार बोलते रहिए, शुरू हो जाइए। चलिए, 5 मिनट आपके लिए हम बैठे हुए। पवन, हाँ बोलिए। नहीं 5 मिनट की बात नहीं है। बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब रणदीप सुरजेवाला जो उनके प्रवक्ता बोले, उसके बाद उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। मैंने संयम रखा क्योंकि मुझे लगा कि उसका जवाब मुझे देना है। पवन खेरा जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से मोडवाडिया आ गए और उन्होंने पीएमओ और सीएमओ से लेकर सब पर आरोप लगा दिए, 10-10 करोड़ के आरोप लगा दिए, क्या उसका जवाब देने का मुझे अधिकार तो होना ही चाहिए? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस तरह की घटिया राजनीति पर आएगी। आपके अगर 2 वोट वहां बागी जो आपके विधायक हैं, अगर आपकी पार्टी आपसे नहीं समझ रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके विधायक जिनको आपने अपने सिंबल से कांग्रेस का सिंबल देकर विधायक बनाया, उस विधायक को आप कह रहे हैं वो बिकाऊ है और उसको लोग खरीदार हैं। क्या आप क्षमता नहीं रखते? क्या बीजेपी का एक विधायक आप तोड़कर दिखा सके? क्या एक विधायक को तोड़ सके? क्या एक विधायक का ईमान बदल सके? आपके विधायक आपके नेतृत्व से नाराज हैं और आपके नेतृत्व से नाराज हैं, आपके नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और बगावत में आप अपनी कमी नहीं देख रहे हैं। इल्जाम अमित शाह जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर लगाए जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप कि पीएमओ और सीएमओ 10-10 करोड़ रुपया दे रहा है, कौन इल्जाम है? क्या ये इल्जाम कांग्रेस इस बयान पे कायम रहेगी? हम लोग मानहानि करेंगे इस बात पर। कोई एक इल्जाम नहीं है, किसी एक अखबार में छपा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अगर कोई आरोप लगा दे और हम आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके राहुल गांधी पर कह देंगे, तो आप हमारे ऊपर बवाल खड़ा कर देंगे। सवाल यह है कि अगर वहां पर सीधा आप ये कह रहे हैं कि दबाव बनाया, आप गए, हमने अपना पक्ष रखा, चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, उस फैसले का हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। अगर आप राज्य के चुनाव आयोग से सहमत नहीं थे तो आप केंद्र के चुनाव आयोग में आए। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उससे हम सहमत होते हैं, गिनती अभी हो रही है, उसके बाद हमारा नेतृत्व बैठकर विचार करेगा। लेकिन अपनी कमियां नहीं, राजनीति में इतनी गिरावट आ गई भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कांग्रेस ने कितनी सरकारें बदल दी है, हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के अंदर बगावत हुई, शंकर सिंह बघेला जी से आपका झगड़ा था, उसके झगड़े का इल्जाम आप बीजेपी पर आयद कर देंगे। अभी हुआ, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, कांग्रेस के अंदर एक कैंडिडेट हुए, हमने उनको सपोर्ट कर दिया। क्या करते? हम कहते कि नहीं, हम अपना एक एक्स्ट्रा वोट कूड़े में डाल देंगे और किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वोटों की गिनती हो रही है, लोकतंत्र में जब गिनती होगी, रिजल्ट आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन इस तरह का इल्जाम लगा देना कि पीएमओ, सीएमओ और बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है, जैसे दूध की धुली हुई कांग्रेस इस तरह का इल्जाम लगा रही है। पहले एक उंगली हमारी तरफ दिखाइए तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी ले जाइए। शब्दों का चयन ऐसा मत कीजिए जो देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए हो। जी, हुआ। शहनवाज जी, अब हमारे सवालों का जवाब दीजिए। गुजरात के क्या कह रहे हैं वाजपेयी जी? गुजरात के लिमडी में, जी मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा, हाँ, अगर आप पूछेंगे तो। पूछ रहे हैं। गुजरात के लिमडी में 800 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। सुरेंद्रनगर के 400 कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। आपने कहा एक भी नहीं जाता है। शंकर सिंह वघेला तो
स्वयंसेवक होकर वहां से निकलकर यहां आ गए। 2005 में, ये खबर है मेरे लिए। आप 2005 में झारखंड के विधायकों को लेकर जयपुर क्यों ले जाया गया था? 2009 में कर्नाटक में रेड्डी ब्रदर्स अपनी पार्टी के बीजेपी विधायकों को लेकर गोवा क्यों ले गए थे येदियुरप्पा सरकार की गिराने के लिए? ये सारी स्थितियां क्या क्या बताया जाए? मसला ये है कि आज आप इस तरीके से कह रहे हैं। इतिहास में जाएंगे जी जी, मेरा जवाब जरूर मैं जवाब दूंगा। बड़ा सवाल पूछा आपने। जी जी जी, क्योंकि ये जो 400 कार्यकर्ता ने ज्वाइन की जी मैं सुबह करीब 22 अखबार पढ़ता हूं जी, और मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। आपने जानकारी दी, आपका शुक्रिया, मेरी जानकारी आपने बढ़ाई है कि 400 कार्यकर्ता हमारे ज्वाइन कर रहे हैं जी। कहीं वो शायद आपने गूगल किया होगा, मैं भी उसके लिए गूगल करूंगा। शुक्रिया मुझे जानकारी देने के लिए। जी जहां तक मैं एक अखबार है कहीं गुजरात संदेश, नहीं कार्यकर्ता गूगल ना कीजिएगा, गुजरात संदेश पढ़ लीजिएगा और उसमें कब ज्वाइन किया है तारीख भी आ जाएगी, वो सब कर लीजिएगा। वो हमें कुछ नहीं कहना है, वो चूंकि रिपोर्ट ही है गुजरात से, इसलिए हम उसमें गूगल ना कीजिएगा। अब ये सवाल है कि झारखंड के विधायकों को लेकर जी आप ये जवाब जी मैंने कह दिया। जयपुर क्यों गए थे 2005 में? जी मैंने, हाँ, जब झारखंड के, देखिए वाजपेयी जी आपने हमारा पूरा शिजरा निकाला है और दुखद ये है कि ये एंकर के तौर पर आप हमसे पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बायस्ड क्वेश्चन भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे खंभे, आपको पूरा अधिकार है सवाल करने का। लेकिन अगर यही सवाल कोई कांग्रेस का प्रवक्ता मेरे से करता तो मैं उसको वो इतिहास जरूर बताता जो कांग्रेस का इतिहास है। हमारे विधायकों को जब झारखंड की बात है, क्योंकि झारखंड की बात बहुत दूर की नहीं है, मैं कोई इसको पिछले कई दशक का जवाब देने को और कांग्रेस का गूगल करके आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि आजकल जो चीजें गूगल पे होती है वो बता देने पर लोग समझते हैं बड़े नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, तो मैं इतना नॉलेज अपना नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन ये सही है कि हमारे विधायकों के खिलाफ साजिश हुई थी और उस वक्त झारखंड के विधायक जयपुर गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस ने किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया था ये भी कोई जग जाहिर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ 15 करोड़, ऐसी एक खबर भी कोई गूगल करके आप बता सकते हैं मुझे कि किसी विधायक को 10 करोड़ 15 करोड़ लेकर कोई उसके दरवाजे पर पहुंचा? इनके विधायक खुद गए थे। अब हमारे साथ नदीम जावेद जी जुड़ गए हैं, स्विमिंग पूल में पवन खेड़ा जी नहीं है, वहां बैठे हुए थे। ओके नहीं ठीक है। हम अब चूंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, कांग्रेस के जो हमारे साथ नुमाइंदे थे वो बदल गए, अब नवीन जावेद जी हैं। नदीम जावेद जी, हम इससे पहले गुजरात चलें और वहां के जश्न को देखें, कौन कितना जश्न मना रहा है। एक सवाल, चूंकि कांग्रेस के अर्जुन मोरवाड़िया जी ने बहुत साफ आरोप लगाया कि 10-10 करोड़ दिए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के आदिवासी विधायक भी नहीं डिगे। क्या यह स्थिति सिर्फ गुजरात तक सीमित है या आप लोग को दिल्ली में भी जानकारी है इसकी? नहीं पुण्य जी, इस देश को एक कामयाब राष्ट्र होने के पीछे जो बुनियादी कारण है वो ये है कि हमने इस देश में संस्थाएं खड़ी की हैं और आज संस्थाओं के माध्यम से इस लोकतंत्र की जीत हुई है। तो सबसे पहले मैं उस बात के लिए इस देश की संस्थाओं का और इस देश की जनता का धन्यवाद करता हूं जी। दूसरी बात जो आपने कही, वो अर्जुन जी ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल पिछले 20 दिनों से गुजरात की राजनीति में तैर रहा था। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को और विशेष रूप से, हम जरा सा रोक रहे हैं आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जमावड़ा जोर से यहाँ जैसे ही कांग्रेस के 2 वोटों को अवैध मानने का फैसला आया, जिस होटल में अहमद पटेल रुके हैं उस होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाना शुरू कर दिया है, ये मानते हैं कि अभी से कांग्रेस की इसको जीत मान रहे हैं। क्या लगता है ये जो फैसला आया है ये जीत है कांग्रेस की?
ये जीत कांग्रेस पार्टी की है, ये जीत लोकतंत्र की है और ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि आज हमारे जो 43 एमएलए थे उन्होंने वोट दिया। उसके अलावा हम जेडीयू और एनसीपी का भी हम आभार मानते हैं और ये जो जीत है ये लोकतंत्र की जीत है। लोकशाही की इस प्रणाली में सरमुख्तियारशाही का अंत होने जा रहा है और इसी की जीत के साथ हम 2017 में नवसृजन गुजरात का सपना साकार करने जा रहे हैं। आज से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस कार्यकर्ता में अभी से ही जोश का जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता मानते हैं कि ये जीत 2017 के लिए उनके लिए काफी अहम साबित होगी। कैमरामैन मनीष शिरीषकर के साथ कमलेश सुतार, अहमदाबाद, आज तक। जी नदीम जावेद जी, अब अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। नहीं पुण्य जी, मैं यही कह रहा था कि गुजरात के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर तोड़ने की, परेशान करने की, किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद जो अमित शाह और मोदी की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, उसके माध्यम से जिस तरह से घेरने की कोशिश की गई, फिर हमारे विधायकों को मजबूरन हमें बेंगलोर ले जाना पड़ा और वहां से फिर हम वापस लेके आए, तो मैं समझता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को जिस प्रकार से द्रौपदीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, इस देश की संस्थाओं के माध्यम से, विशेष रूप से इलेक्शन कमीशन। नहीं, आप लोग को डर किस बात का था नदीम जावेद जी, जो सारे विधायकों को बेंगलोर ले जाना पड़ा? किस चीज का डर था? साधारण चुनाव नहीं था। नहीं, डर किस बात का था? तो नहीं पुण्य जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए विधायकों को घेरने का प्रयास किया, उनको लालच देने की कोशिश की गई, जिला प्रशासन के माध्यम से पुलिस के द्वारा विधायकों को डराने की कोशिश की गई। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, हम सत्ता में वहां पे नहीं है और हमें यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे विधायकों को और उनके परिवारों को परेशान किया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उनको बेंगलोर ले जाकर वहां पर टिकाने का प्रयास किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों तक जो अप्रोच करके और परेशान करके अपने पाले में लाना चाहती थी, उसको हम रोक पाए। हम इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूरा जो 44 विधायक थे वो इंटैक्ट रहे, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपने वोट को किया और हमारे जो सहयोगी दल से जिनसे हमने अपेक्षा की थी, जिसमें एनसीपी है, जिसमें जेडीयू है, वो भी जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ खड़े रहे। ये लड़ाई केवल राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की लड़ाई नहीं थी पुण्य जी, आप भी जानते हैं। ये एक तरह से मोदी और अमित शाह के विचारों के खिलाफ एक लड़ाई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। क्या शाहनवाज जी, आरोप और ज्यादा गंभीर लगाने लगे? अब तो आपके साथ ही बैठे हैं नदीम जावेद जी। पुलिस प्रशासन सबकी मदद, परिवार को संकट, छोड़ना पड़ा गुजरात, इसीलिए ले गए गुजरात, वहां रहते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के विधायक इतने कमजोर हैं कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा अगर होता, बड़ी उनकी ईमानदारी की चर्चा हो रही है, तो वो रहते डटकर वहीं, आज वोट देने आए वहां बैठे डट के रहते। क्यों नहीं वो डट के रहे वहां? क्या एक ने भी जाकर एफआईआर किया? क्या एक विधायक ने भी आकर किसी न्यूज चैनल पर कहा कि मुझे पैसे का कोई लालच दिया गया? क्या उन्होंने कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही? क्योंकि बगावत कांग्रेस के अंदर हुई थी, कांग्रेस के लोग नाराज थे कांग्रेस के नेतृत्व से। कांग्रेस के लोगों को यूपी के चुनाव के बाद और खासकर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, उसके बाद से कांग्रेसियों का ही भरोसा कांग्रेस पर नहीं है। उनको लगता है कांग्रेस एक ऐसा जहाज है जिसके कैप्टन इसको डुबो के छोड़ेंगे, तो लोग उससे कूद रहे हैं। और अगर कूद रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो इसमें हम जिम्मेदार हो गए। बोलना बहुत आसान है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी जो कह रहे हैं नदीम जावेद साहब कि ऑफर दिया गया, इससे पहले ऑफर क्यों दिया गया? क्या ये अपने लोगों को बिकाऊ मानते हैं? मंडी में बैठे थे वो लोग। जो राजनीति में व्यक्ति होता है, सांसद विधायक होता है, मैं भी 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आया हूं, किसकी हिम्मत होती है कि आपके ईमान का सौदा करने आ जाए? क्या एक बीजेपी के किसी विधायक को इन्होंने बहुत से लोग होंगे जो हमारी पार्टी में भी लोग नाराज रहते हैं, लेकिन नाराज होने का मतलब अपने दल के साथ रहते। लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन कमीशन से फैसला आ गया है, अभी इंतजार कीजिए, अभी नतीजे नहीं आए हुए।
इसलिए कांग्रेस के लोग यही जबान बोलेंगे, जी इस तरह की भाषा बोलेंगे। 10 करोड़ 20 करोड़, ये हजार हजार करोड़ का स्कैम जिस पार्टी ने किया हो उसको 10 करोड़ में कौन खरीद सकता है? आलोक जी, हम जाएं नदीम जी के पास, वो लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस का संकेत है सत्ता बड़ी ताकतवर होती है, दूसरी तरफ एक संकेत और है कि ऐसे में क्या विधायक और क्या सांसद, हर कोई तो डरा डरा फिर रहा है। क्या ऐसी सिचुएशन है क्या, या ऐसी आती है सिचुएशन? देखिए, ऐसी सिचुएशन है ही, क्योंकि उसके बिना सारे विधायक जाने को तैयार नहीं होते यदि उनको खुद भी लगता है कि हमें कोई दबाव पड़ सकता है। आमतौर पर अब वो कांग्रेस में वैसा आतंक तो नहीं कह सकते हैं कि भाई उनको कोई कांग्रेसी ही जेल भिजवा देगा। तो पहली बात यह है कि जब कहीं ना कहीं उनको असुरक्षा की भावना हुई, मैं नहीं मानता कि कोई उनको इतना डरा सकता है, दूसरी पार्टी भी, लेकिन अंदर से देखिए भय, पुण्य जी आप ये मानेंगे कि भय जो है केवल डराने डंडे से नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है अंदर से। कई लोग कहते हैं ना कि यदि कहीं दंगा हो रहा है तो आप क्यों डर रहे हैं, आपको तो खतरा नहीं है, आप यदि बहुसंख्यक समाज के हैं या अल्पसंख्यक समाज के हैं। तो हम लोग जैसे लोग यही कहते हैं, खौफ का शब्द चूंकि नदीम साहब ने कहा इसलिए हमने कहा, क्योंकि देखिए हमारे जहन में कर्नाटक बार बार आता है। येदियुरप्पा ने कैमरे पर कहा था, हमें याद है हम लोग गए थे जिस वक्त वहां पर बेंगलोर में, तो उन्होंने कहा था कि रेड्डी ब्रदर्स जो हैं उनकी सरकार गिराने के लिए एक विधायक को करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये येदियुरप्पा का बयान है कैमरे पर। हमारा सवाल यह है कि एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ डर, क्या ये स्थिति आ गई है, राजनीति में आ चुकी है? देखिए, पहले भी वैसे याद हो आपको तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसमें वैसे जावेद साहब हैं, तो ये तो नरसिंह राव जी के समय में हुआ था, ठीक है, बाद में उनको सजा वजा नहीं हुई, लेकिन तब भी किस तरह से सांसद रिश्वत कांड जिसको बड़ा मशहूर रहा है, तो ये पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह के धन बल पर कुछ आतंक से या कुछ प्रलोभन से ये कोशिशें बढ़ी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारा इसलिए लोकतंत्र हमारा गंदा होगा या सब लोग आतंकित होते हैं या सब लोग दोहन में आ जाते हैं पैसे के लोभ में, लेकिन ये प्रवृत्ति बढ़ी है और इस चुनाव में भी ये साबित हुआ है। वो प्रमाणित करने की, शाहनवाज भाई ठीक कह रहे हैं कि कोई विधायक, लेकिन विधायक शाहनवाज भाई, एक दो विधायक ने आज दिन में भी इसी चैनल पर बोला है कि ये प्रलोभन देने की कोशिश हुई। अब हम ये मान सकते हैं कि वो गलत बोल रहे हों, हम अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये सही है कि यदि विधायक खुद बोल रहा है कि ऐसी कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसके पीछे होगा। चाहे वो हो सकता है कि किसी बड़े नेता ने नहीं किया हो, उनके किसी दलाल, उनके किसी एजेंट ने कहा हो कि यदि आप दल इस तरह से बदलेंगे तो आपको ये लाभ होगा। और कम से कम ये तो आप मानेंगे ही, जिस तरह से उत्तराखंड में 9-9, 10-10 लोग को सीधे टिकट मिल गया, तो 3 महीने बाद चुनाव है। एक प्रलोभन तो यह है ही कि ये चुनाव में जीत के लिए आप आइए और आपको टिकट मिलेगा, टिकट बने चुनाव का खर्चे का भी, चूंकि पार्टी ही वहन करती है, उम्मीदवार के पास तो ज़्यादा खर्च करने की गुंजाइश चुनाव आयोग के तहत भी नहीं है। तो प्रलोभन के कई तरीके हो सकते हैं, ये जरूर हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए। अब इस सिलसिले को आपने प्रलोभन वाले हिस्से को छोड़ दिया और उसके कई डायमेंशन बतला रहे हैं। नदीम जावेद जी, जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो हमारे जहन में फिर सवाल आ रहा है कि ना तो पैसा था ना ही डर था, बावजूद इसके नीतीश कुमार मूव क्यों कर गए, आप लोग का साथ क्यों छोड़ गए? ये कुछ दूसरा डिजाइन था क्या? ये किस डिजाइन में हमारा लोकतंत्र जा रहा है? मसला सिर्फ गुजरात मॉडल भर का नहीं है, मसला इस पूरे देश के उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का पहली बार आ गया है जिसमें लगता है कटघरे में पॉलिटिशियन ही है। नदीम साहब, नहीं पुण्य जी, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक विमर्श को एक नए चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें आपको जनादेश प्राप्त हो या जनादेश नहीं भी प्राप्त हो, किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आना है। और हम समझते हैं कि जो बिहार मॉडल जिसकी चर्चा आपने की कि नीतीश कुमार जी को जो जनादेश 5 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ था, वे केवल उनको नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को भी प्राप्त हुआ था, वो उससे छोड़कर अलग हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि पर्दे के पीछे कोई बात तो जरूर हुई है और आज नहीं तो कल वो बात जरूर निकलकर जनता के बीच में और इस देश में आएगी कि नीतीश कुमार जी किस आधार पर और क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ गए। लेकिन शहनवाज भाई ने जो सवाल उठाया मैं उसमें केवल एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग अब इन्होंने ईमान बेच दिया और चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो तो ठीक है शहनवाज भाई, लेकिन आज जेडीयू के विधायक ने खुलेआम वोट दिया। जेडीयू के विधायक ने बिहार में ये कहा, गुजरात में ये कहा कि हमने अहमद पटेल साहब को वोट किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और जेडीयू के नेता श्री केसी त्यागी ये कहते रहे कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है।
और वो बेचारे टेलीविजन पे बयान देते रहे कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। पूछते हैं हमसे गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या? मतलब ये है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने वोट दिया भी है उनको ये बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सहयोगियों के द्वारा हो रहा था कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया है, हमें वोट किया है। हम समझते हैं ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय है और ये देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि ये लड़ाई जो वैचारिक लड़ाई भी है और राजनीतिक लड़ाई भी है, ये भविष्य में इसकी धार और तेज होने वाली है। शहनवाज जी, हम लोग फैसले का इंतजार करें या उससे पहले एक आपसे कमेंट? इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि आपने क्या किया है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन में जाके शहनवाज भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर केसी त्यागी साहब ने कहा कि उनके दल के विधायक दल के साथ ही रहेंगे तो ये काला अध्याय कहां से हो गया? कोई भी ये इतना बड़ा काला अध्याय, अरे कितने काले अध्याय हैं कांग्रेस के। इमरजेंसी आपकी है, एनटीआर की सरकार को खत्म करने का इल्जाम आप पर है। जब आइए तो अपना इतिहास तो पढ़कर आइए। केसी त्यागी जी के बयान को कह दिया हुआ, हर नेता को भरोसा होता है कि उसके विधायक को जो विप है उसके हिसाब वोट करेंगे। अब नहीं किया तो ये काला अध्याय हो गया। भाई, इसको काला अध्याय मत बताइए। जीता हुआ विधायक जो जनता के वोट से चुन कर आए हैं, उन्होंने ये कहा, क़यामत तक इंतजार, उन्होंने ये कहा कि हमने वोट अहमद भाई को दिया है। आपकी पार्टी और केसी त्यागी जी लगे रहे कि साहब वोट जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो अरे भाई, तो उन्होंने विप तोड़ा ना, केसी त्यागी जी की तरफ से विप था, और अगर उन्होंने विप तोड़ के वोट दिया तो केसी त्यागी भी सही थे। अगर अपनी पार्टी के विधायक पर भरोसा कर रहे थे तो ये काला अध्याय नदीम साहब नहीं हुआ है। हर चीज को काला अध्याय, भ्रष्टाचार, जुल्म, ज्यादती, इतने बड़े बड़े शब्द का उपयोग जब करते हैं तो कुछ और बताइए। अब केसी त्यागी साहब के बयान को काला अध्याय मत बता दीजिए। वो विश्वास होता है दल के विधायक पर, वो विप का उल्लंघन किया उनके विधायक ने और उन्होंने खुद कबूल लिया। इन्होंने अपने तौर पे तो विप जारी किया ही था कि वो बीजेपी को वोट करना, क्योंकि जेडीयू हमारी साथी है, बिहार में हम मिलकर सरकार चला रहे हैं और जब नतीजे आएंगे तो पता लगेगा। इसलिए अभी नतीजा आ जाए स्वीकार करेंगे, लेकिन इस नतीजे को लेकर इतने उत्साहित मत हो जाइए कि बड़े बड़े इल्जाम पीएमओ से सीएमओ तक लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र है जिसमें मंत्री भी कार्यकर्ता बन के चुनाव आयोग जा सकता है। यही तो लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं और सब मिलकर उम्मीद करते हैं, और जब निर्णय आता है उसके बाद आगे के ऑप्शन पर लोग विचार करते हैं। आपके पक्ष में आया तो आप बहुत इस पर विश्वास जता रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं आया तब भी हम संवैधानिक संस्था का अपमान कभी बीजेपी ने नहीं किया। हम शब्दों के चयन में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजनीति में शुचिता में यकीन रखती है, डिबेट में भी हम लोग इस तरह के इल्जाम नहीं लगा देते जो इल्जाम आपके नेताओं ने लगाया कि पीएमओ से सीएमओ तक 15 और 20 करोड़। शहनवाज जी, उतना एक दो घर छोड़ दिया कीजिए, इस तरह से सीधे इल्जाम लगाना जायज नहीं है। शहनवाज जी, आपने बीच में अचानक फिर से मंत्री का जिक्र कर दिया। हम ये सवाल बार बार पूछना चाहते हैं, क्या ऐसी विकट स्थिति इस देश के सामने आ गई थी कि ऊर्जा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, कानून मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री, तेल मंत्री, वित्त मंत्री भी, वित्त मंत्री सब एक साथ पहुंचे और इलेक्शन कमीशन और कहा कि देखिए जो हो रहा है। हाँ, तो ये एक स्थिति आ गई थी क्या? पुन परसुन जी, पुन परसुन जी, आप वरिष्ठ संपादक हैं, आप वरिष्ठ संपादक हैं आज तक के, और कई बार बहुत नए लोग भी एंकरिंग आके करते हैं। तो जो काम आप करते हैं वो दूसरे लोग भी करते हैं, तो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता अगर मंत्री रहे हो गए तो पेट्रोलियम मंत्री को पेट्रोल की बात करने गए? कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी का पक्ष रखने में ये कोई गुनाह थोड़ी है। कई बार रविशंकर प्रसाद जी पुराने प्रवक्ता हमारे साथी और अब सरकार के मंत्री हैं, लेकिन कई बार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक रोड पर आकर प्रेस ब्रीफिंग भी करते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि जो नरेंद्र मोदी जी की टीम में व्यक्ति है और जो अमित शाह जी की टीम में है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। आप जानते हैं हम संगठन वाले लोग हैं, संगठन से कुछ लोग देश की सेवा में वहां लगे हैं, हम संगठन का काम कर रहे हैं, तो पूरी तो एक टीम है। तो इस नाते अगर कुछ मंत्री चले गए, उनका मंत्रालय क्यों याद किया जा रहा है?
पेट्रोलियम नहीं, मंत्री, ऊर्जा मंत्री, इसलिए याद किया जा रहा है कपड़ा मंत्री, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स कार्यकर्ता हैं, नेता अरे हैं। बाबा वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल भी होता है जिसमें कानून मंत्री को किसी कानूनी मसले पर इलेक्शन कमीशन जानकारी तक देता है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि जहां इलेक्शन कमीशन को जानकारी कानून मंत्री को देनी होती है, वहां कानून मंत्री इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर कार्यकर्ता बनकर जाए। माजरत के साथ जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रविशंकर प्रसाद जी पहली बार नहीं गए मंत्री के तौर पर, कई बार पक्ष रखने के लिए पार्टी के रविशंकर जी, जब ये रविशंकर जी चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, रविशंकर जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने हैं, वो कानून मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। उस नाते वो पार्टी का दायित्व निभा रहे थे। सरकार के बिहाफ पे जब बातचीत होगी तो एक अलग बातचीत होती है, लेकिन अगर हमारी सब जगह सरकार है, अब इतने कार्यकर्ता को हम पूरे पार्टी के सिस्टम से अलग कर दें, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको अलग तौर पे लिया गया। ठीक है, भारत सरकार मंत्री हैं और जब जाते हैं तो लगता है कि बहुत, 1 दर्जन आपने दिखाया भी कि आधा दर्जन मंत्री चुनाव आयोग के दरवाजे पे हैं। वो मंत्री के नाते नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते वहां पर गए थे और पार्टी का पक्ष रखा था। हम एक स्क्रीन पर एक स्थिति दिखला रहे हैं कि नया मैजिक नंबर जो है वो 44 का हो गया है, चूंकि 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए हैं। काउंटिंग चल रही है, ये आपके स्क्रीन पर है, जो उसके हिसाब से है कि कुल 57 थे कांग्रेस के पास, 6 ने इस्तीफा दे दिया, बागी -7 हो गए, क्रॉस वोटिंग 1 हुई है, एनसीपी ने 1 साथ दिया है, जेडीयू ने 1 साथ दिया है, जीपीपी ने 1 साथ दिया, यानी 3 इधर जुड़ गए हैं। इस लिहाज से 46 वोट बनते हैं अहमद पटेल के। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, इंतजार करना होगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो जश्न जो गुजरात में नजर आ रहा था और उनके कार्यकर्ता लगातार वो जो सड़क पर अभी उतरे आए थे, उसका आधार यही है जो आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि जीत के लिए 44 विधायकों का साथ चाहिए और आंकड़ों के लिहाज से जो प्लस माइनस करके हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अहमद पटेल के, वो 46 है। अब यहां पर एक सवाल शहनवाज जी, ये जीत अहमद पटेल की हो रही है, कहीं उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल ये हार अमित शाह की है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, अमित भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बार वो तो राज्यसभा में खुद जीत के आ रहे हैं जी, और दिल्ली में वो रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, लेकिन राज्यसभा में आने से हमारी पार्टी का वजन बढ़ेगा और पार्टी का कद भी बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हम अभी नंबर 1 पार्टी हो गए हैं, कांग्रेस को पीछे करके राज्यसभा में भी नंबर 1 हो गए। नहीं, अभी नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं हुए। पार्टी प्रयास करती है, अब जो नतीजे आएंगे एनडीए का नहीं है, लेकिन हाँ, हो गए, नंबर 1 पार्टी हो जी जी हो गए राज्यसभा में भी। ओके जी, तो अब तो अच्छी बात बीजेपी है। नंबर 1 है साहब। अच्छा जी जी, जब संपतिया उइके ने ओथ लिया वहां से मध्य प्रदेश से, हाँ, उसके साथ ही हम 58 हो गए, नंबर 1 हो गए। अच्छा। तो जब नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड हम लोग पूरा रट कर रखते हैं, याद रखते हैं। नहीं, हम लोग भी नंबर 1 है, हम लोग इसीलिए तो नंबर नहीं याद है, आज तक भी नंबर 1 है। आपको जरूर याद होगा। जी, आपका चैनल तो नंबर 1 है, नीचे दिखा भी रहे हैं आप। हाँ। तो इस नाते अमित भाई की जीत ही जीत है। अमित भाई अभी जीत के दिल्ली आएंगे और राज्यसभा में आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बनाई। आप जानते हैं कांग्रेस के लोग तो थोड़ी सी आंदोलन करते हैं, उसके बाद घूमने चले जाते हैं। अमित भाई 95 दिन की यात्रा पर हैं, यानी पिछले 95 दिन से वो यात्रा पर ही है। वो रथ लेके नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता के यहाँ जाना, स्टेट का दौरा करना, तो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। और कई बार मैंने आपसे कहा ना कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन बीजेपी को कोई सेटबैक नहीं है। बीजेपी के तो 2 लोग आने ही थे। नहीं, वो कांग्रेस को सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस अब अगर जीतती है या हारती है, उससे पहले मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस अहमद भाई की अगर जीत होती है तब भी उनके विधायक घट गए, और हार होती है तब भी उनके विधायक घट गए।
ओके, तो हर लेकिन चीज क्योंकि अब में घाटा राज्यसभा तो में आ उनको ही जाएंगे है, तो इसमें कुछ फायदा बंदिशें क्या है? रहेंगी, बहुत नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि जिस समय पार्लियामेंट चल रही होगी उस समय तो रहना होगा, क्योंकि वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन नदीम जावेद जी, इस राज्यसभा चुनाव के परिणाम, चूंकि जानकारी मिल रही है चंद मिनटों में आ जाएंगे और गिनती बड़ी चल रही है वहां पर, लेकिन इस चुनाव परिणाम का असर 4 महीने का वक्त है विधानसभा चुनाव में, कुछ पड़ेगा? या जिस बात का जिक्र आप कर गए कि डराया जाता है, वहां पर डरे हुए हैं विधायक, अब उन्हें एक ताकत मिल जाएगी, बोलेंगे नहीं, वो ठसक के साथ रहेंगे, और ये एक बड़ा मैसेज होगा कांग्रेस के भीतर? नहीं पुनित जी, मैंने पहले भी कहा था, इसके लिए जो डराने की बात थी, इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और जिसमें बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को सत्ता दल के द्वारा परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैंने उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था जो उस समय हुआ था। दूसरी बात जो आपने उठाया, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव हो गया था। ये केवल किसी एक राज्यसभा सदस्य को जिताने का या हराने का चुनाव नहीं था। जिस प्रकार से अमित शाह जी स्टेशन हुए अहमदाबाद में, उन्होंने एक एक लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, और जिस प्रकार से पूरा दबाव प्रशासन के द्वारा बनाया गया और पूरे देश में एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, किसी भी ताकत पर अहमद पटेल जी को चुनाव हराना चाहती है। तो ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई हो गई और इसका मैं समझता हूं कि केवल इसको गुजरात के परिप्रेक्ष्य में भी देखना ठीक नहीं है। जिस तरह से नेशनल मीडिया ने इसको पिक किया और पूरे देश में एक तरह से इशू बना कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, तो मुझे लगता है एक बड़ी लड़ाई बन गई। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, हमें पूरी अपेक्षा है कि अहमद पटेल जी चुनाव जीत कर आएंगे, और अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो इसका इंपैक्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुजरात के अंदर भी होगा और गुजरात के बाहर भी होगा। जो कांग्रेस का वर्कर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोरलाइज फील करता था, उसको एक नई ऊर्जा और ताकत मिलेगी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जोश जुनून और दीवानगी के साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और मजबूती के साथ खड़ा होकर अपनी लड़ाई को लड़ेगा। जी, और उसका असर निश्चित रूप से आने वाले गुजरात के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। गुजरात के चुनाव पर देश की जनता की भी निगाह है, तो उसका असर जाहिर है कि गुजरात के चुनाव पर भी होगा। अमित शाह जी, बोलिए, क्योंकि आधी रात के बाद हम देख रहे हैं शहनवाज जी आप बड़ी ऊर्जा के साथ हैं, बोलिए। गुजरात के माननीय, देखिए पुनपुरसुन जी जब ये कह रहे थे कि अमित शाह जी डट गए, अमित शाह जी गुजराती हैं, गुजरात के माननीय विधायक हैं, लाखों वोट से गुजरात के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पराजित करके विधायक बने हैं, और विधायक के नाते, और फिर उन्होंने नॉमिनेशन किया तभी गए हैं, वो जम नहीं गए। नॉमिनेशन करने के बाद और वोट डालने का भी वो वोटर भी, तो इस नाते वो वहां पर थे, और कांग्रेस की रणनीति का मुकाबला करने के लिए हमारे वहां के लोग सक्षम हैं। और ये कह देना कि वो जम गए और तोड़ रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है जी। पूरी तरह से अब इंतजार कर लीजिए। कांग्रेस को अगर एक राज्यसभा की सीट के जीत से पूरे देश के अंदर इनको कोई मौका मिलता है मुस्कुराने का, तो मुस्कुरा ले, आप इसी में खुश हों, लेकिन पहले एक बार नतीजा आ जाने दें। हाँ, लेकिन नतीजे से पहले आप ठीक कह रहे हैं, नतीजे आने का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम आंकड़े भी लगातार दिखला रहे हैं, गिनती होंगे, हम दिखा रहे हैं। जरा कांग्रेसियों का जश्न भी देखते चलते, वहां पर बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है। कमलेश, जैसे ही कांग्रेस के 2 वोटों को अवैध मानने का फैसला आया, जिस होटल में अहमद पटेल रुके हैं उस होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाना शुरू कर दिया है, ये मानते हैं कि अभी से कांग्रेस की इसको जीत मान रहे हैं। क्या लगता है ये जो फैसला आया है, ये जीत है कांग्रेस की? ये जीत कांग्रेस पार्टी की है, ये जीत लोकतंत्र की है, और ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि आज हमारे जो 43 एमएलए थे उन्होंने वोट दिया। उसके अलावा हम जेडीयू और एनसीपी का भी हम आभार मानते हैं, और ये जो जीत है ये लोकतंत्र की जीत है। लोकशाही की इस प्रणाली में सरमुख्तियारशाही का अंत होने जा रहा है, और इसी की जीत के साथ हम 2017 में नवसृजन गुजरात का सपना साकार करने जा रहे हैं। आज से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। तो कांग्रेस कार्यकर्ता में अभी से ही जोश का जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता मानते हैं कि ये जीत 2017 के लिए उनके लिए काफी अहम साबित होगी। कैमरामैन मनीष श्रीशर के साथ कमलेश सुतार, अहमदाबाद, आज तक। नदीम जावेद जी, मैसेज ये है कि अगर बीजेपी ने इसको हाई प्रोफाइल ना बनाया होता, अमित शाह खुद वहां पर इस तरीके से मौजूद ना रहते और एक सामान्य स्थिति रहती,
तो अहमद पटेल अगर मान लीजिए जीत भी गए होते तो वो ऊर्जा नहीं आती, तो क्या बाय डिफॉल्ट ये स्थिति आप लोग के पक्ष में आ गई? क्योंकि एक सामान्य स्थिति होनी चाहिए थी है, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई। नहीं पुण्य जी, मैंने चर्चा जब शुरू हुई थी तभी मैंने इस बात को आपके बीच में रखने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व जनादेश प्राप्त हो उनको या जनादेश प्राप्त नहीं हो, किसी कीमत पर सत्ता में आना है। एक नई तरह की राजनीति उन्होंने इस देश में शुरू की है। और जो गुजरात के राज्यसभा के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो के पास अंक गणित उनके पक्ष में नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जो कि कांग्रेस पार्टी से टूट के आया था उसको वहां पे खड़ा किया अहमद पटेल जी के सामने। तो एक बात स्पष्ट है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और ये बात सच है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जिस प्रकार की राजनीति है, चुनाव को बड़ा हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। और अहमद पटेल साहब ने जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के संगठन को लेकर चुनाव लड़ा है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हाई प्रोफाइल चुनाव के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और विधायकों की ताकत से हम इसको जीतने में सफल हो पा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि अगर जिम्मेदारी के साथ और वैचारिक धरातल पर काम हो तो सफलता मिलती है। ये बात सत्य है। नहीं, हम एक मिनट जिस बात का, और मोदी जी ने इस चुनाव को इतना बड़ा बनाने का प्रयास किया जिसकी वजह से इसको ज्यादा सवाल यही है, यही सवाल है कि जिस तरीके से एक जीतने की जिद है शाहनवाज जी, लगता ऐसा है कि किसी भी हालत में हमें जीतना है। और ये जो बिसात बिछाई गई, जो गुजरात में बिसात बिछी, इसने बाय डिफॉल्ट ही कांग्रेस में ऊर्जा भर दी है। देखिए जीतने की जिद तो होनी चाहिए। कांग्रेस को हारने की जिद है, हमें जीतने की जिद है। जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है विराट कोहली के कैप्टनशिप में, तो लोग कहते बड़ा एग्रेशन है, जीतने की जिद है। हाँ। अगर अमित शाह जी हमारे कैप्टन हैं, वो जीतने की जिद है, तो कांग्रेस पार्टी को हारने की जिद है, हमें जीतने की जिद है। तो राजनीति के लिए जिद अच्छी है। और जीतता कौन है? जनता में जाए, काम करे, जनता में मकबूल हो, जनता पसंद करे, फिर जनता वोट दे। तो जो जनता के जरिए वोट होता है उसमें जीतने की जिद में हम हमारी पार्टी को आप ये क्रेडिट दे ही सकते हैं। हम 11 करोड़ जो हमारे सदस्य हैं उनकी पार्टी तो है ही, लेकिन देश के अंदर सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा मेहनती राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जीतने की जिद करे तो पुनप्रसन जी आप तो हमारी पीठ थपथपानी चाहिए कि आपकी टीम ऐसी है जो जीतने की जिद करती है। नहीं, पीठ नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल राजनीति में। अरे जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ताक पे ना रखा जाए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ना ताक पे रखा जाए, बैलेट पेपर अंडर रूल जो आता है उसको ना ताक पे वो नहीं रख रहे। हम कह रहे हैं जी सही कहा आपने। मैं नहीं वो नहीं रख, वो तो हम नहीं कर रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि यही तो होती है। अगर जिस तरह की मेहनत करते, आप ये देख लीजिए पुनप्रसन जी कि मैं अपने पार्टी के नेताओं को बीजेपी ऑफिस जाता हूं तो कम मिल पाता हूं। रेलवे स्टेशन पे जाइए तो 4 हमारे नेता मंत्री मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं। कहां जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं मैं भागलपुर जा रहा हूं, वो कहते हैं मैं कर्नाटक जा रहा हूं, कोई कह रहा है केरल जा रहा हूं। हम बीजेपी रूलिंग पार्टी होते हुए बूथ पर पहुंच रही है और कांग्रेस के नेता मिलते हैं, कहां जा रहे हैं, बोले थोड़ा छुट्टी पे जा रहे हैं। तो अगर ये छुट्टी के मूड में है और हम मेहनत करने के मूड में हैं, तो ये मेहनत नहीं कर रहे तो हम क्या करें? मेहनत कीजिए, जनता के बीच में जाइए, आंदोलन कीजिए, हमारी नीति को। हाँ, सिर्फ टेलीविजन पर, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष होते हैं तो बैलेंस करते हैं, तो आप बीजेपी को बुलाते हैं तो कांग्रेस को भी बुलाते हैं। तो सिर्फ टेलीविजन पर तो कांग्रेस दिखती है, लेकिन जमीन में लड़ाई में कहीं नहीं दिखती है। तो ये इनकी दुश्वारी है, हमारी नहीं है। तो मैसेज ये निकलता है कि सब कुछ तो पीएमओ ही चला रहा है, तो किसी मंत्री का क्या काम? वो तो पार्टी का ही काम करेगा, बूथ पे ही जाएगा, इलेक्शन कमीशन ही जाएगा, क्योंकि देश में बहुत सारी मुश्किल हालात हैं। मंत्री का काम ये होता है कि क्या बात कर रहे हैं? हमारे मंत्री मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पार्टी का सरकार के काम को भी कर रहे हैं। हम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, हम लोग तो अमित शाह जी की टीम में है, तो वो पूरी टीम बूथ पर जा रही है। हम दलित बस्ती में जा रहे हैं, उनके साथ सहभोज कर रहे हैं, उनकी दुख दर्द को जाकर देख रहे हैं। सरकार के जरिए उनकी जिंदगी बदलने के लिए योजनाएं चल रही हैं। तो संगठन और सरकार सब मिलकर काम कर रहे हैं।
मैं तो कहता हूं अगर राहुल गांधी जी 95 दिन की यात्रा पे क्यों नहीं निकलते? अगर अमित शाह जी से कंपटीशन करना है तो मेहनत में कंपटीशन कीजिए, सिर्फ इल्जाम लगा देना। आप पहले भी हम लोग विपक्ष में रहे हैं, कांग्रेस की 10 साल हुकूमत रही है जी, तो हम लोग पार्लियामेंट से लेकर जमीन पर लड़ते थे, तब आज यहां जनता ने पहुंचाया। लेकिन मैं एक बात जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता तो शालीनता से बात करते हैं और कई लोग एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन टेलीविजन पर कांग्रेस का प्रेजेंस दिखता है, जमीन पर तो मुझे कहीं नहीं दिखता है। नदीम जावेद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो मेहनत मशक्कत करती हुई पार्टी और उनके अध्यक्ष बीजेपी नजर आ रही है, इस बात का जिक्र बार बार शहनवाज जी कर रहे हैं। नहीं पुण्य जी, मुझे 2-3 बातें कहनी है। तो एक तो अहंकार और अधिनायकवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये दुनिया जानती है। दूसरी बात मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भारतीय कोई भी राजनीतिक दल इस देश के अंदर जो राजनीति कर रहा है उसकी एक ही इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत भी रही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कुछ मोरालिटी होनी चाहिए, कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ कायदे कानून होने चाहिए। जिन राज्यों में आपको जनादेश प्राप्त नहीं भी है वहां पर भी आप सरकार बना ले रहे हैं और उसका बार बार हवाला दिया जाता है कि गोवा में रात में नितिन गडकरी साहब गए और 12 बजे रात में जाकर उन्होंने सरकार बना ली। आपने मणिपुर में किस तरह से सरकार बनाई दुनिया जानती है। उत्तराखंड में तो इंतहा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हरीश रावत की सरकार को बचाना पड़ा। बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार को आपने किस तरह से तोड़ने का काम किया। तो शहनवाज हुसैन साहब, कार्यकर्ताओं के साथ तो हो सकता है कि आपका जीवंत संवाद और जीवंत रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह से सरकारें बनाने का और सरकारें चलाने का एक नया तरीका बीजेपी के नए नेतृत्व ने इजाद किया है, मैं समझता हूं इस पर भी आप जैसे अच्छे लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की आपने बात कही और हमें स्मरण है, हम लोग तो उस यात्रा में सम्मिलित थे जिसमें राहुल जी देवरिया से लेकर दिल्ली आए थे। 40 दिन की लगातार यात्रा थी, राहुल जी ने की थी। राहुल जी पिछले 15 वर्षों से इस देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। यात्रा जो है, और ये अलग बात है कि अगर आपको जनादेश आज मिल गया है 31% वोट पे, खाट यात्रा जी मुझे भी 31% वोट पे अगर आपको जनादेश मिल गया है तो मैं समझता हूं इस पर इतना अहंकार दिखाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। इसलिए कि किसी जमाने में आपके पास 2 सांसद भी हुआ करते थे, आज आप बहुत बड़े दल के साथ इस देश में बहुमत पे हैं, मगर ये चीज परमानेंट नहीं है। लोकतंत्र की इंशाल्लाह एक बार आपके भी जो हो जाएंगे, इतना चिढ़ाया है आपने हमें 2 सांसद पे। हम जरा सा रोक रहे हैं, गुजरात चल रहे हैं, अहमद पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उधर से रिजल्ट आने दिया, उसके बाद मैं बात करूंगा। आई अप्रिशिएट द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जो ऑर्डर आया उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। Of course. Yes, of course. How do you look at it, Senator? You were personally targeted in this. Yeah, that is that, but it's all right. Ultimately, I salute my MLAs and the rank and file of the Congress party. Mr. Patel, the way election commission has given the verdict, what do you have to say about it? Elections now? Of course, see, still result has not come. Let the result come first. After that, I will comment. So far, this order is concerned, I appreciate the order of the election commission. That's all. How do you think it will make a difference? Ahmed, how do you think it will make a difference? Of course, it will boost up the moral of the Congress workers, and that will help in the next election. Ahmed, how do you think it will make a difference? How do you think the 2 votes will make a difference? How do you think these 2 vote invalidation make a difference? It will make a difference. How do you make it? Quota will be reduced. Okay, thank you. Thank you. Sir, Hindi अहमद पटेल जहां रुके हुए थे वहां पर पत्रकार पहुंचे थे और प्रतिक्रिया दे रहे थे। हाँ आलोक साहब, क्योंकि चर्चा ये निकल पड़ी है कि कुछ नैतिकता बची रहनी चाहिए या सरकार बनाने के लिए किसी भी दिशा में ये गिनती शुरू नहीं हुई है, वोटों की गिनती गुजरात में। ये बीजेपी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिस बात का जिक्र नितिन पटेल लगातार कर रहे थे कि इसे देश भर में बंटवा दिया जाए, वहां पर जो हुआ जिस रूप में हुआ, और अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है, ये जानकारी। और बीजेपी ने वहां पर इसका विरोध किया है, जो कि जो बात कही गई थी उसका जिक्र किया गया और बीजेपी ने वहां विरोध किया है कि वोटों की गिनती नहीं होनी चाहिए, जो सीडी है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और इस सार्वजनिक करने की मांग के साथ वहां पर फिलहाल वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है।
ये जानकारी आ रही है। हमारे संवाददाता वहां हमारे साथ जुड़ते हैं, वैसे ही जानकारी और लेंगे कि क्या स्थिति है और क्यों ऐसी स्थिति बनी है। जब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है उसके बाद फिर वहां क्या मुश्किल आ रही है, ये सारी परिस्थितियों में आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से ये फैसला आया उसके बाद चुनौती दी जा रही है, और जो पहले भी बात कही जा रही थी प्रादेशिक नेतृत्व, उनको कितना महत्व मिलेगा या उनको गौण किया जा रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो ये था ही ना, ये चाहे माने न माने, प्रादेशिक नेतृत्व तो खत्म होने का ही नुकसान आज कांग्रेस पार्टी को हुआ है। या जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे कि यदि संगठन में मंत्रियों के बजाय केवल 1 और 1 11 करके यदि सब कुछ शीर्ष नेतृत्व तो सब कुछ कर सकता है, दूसरा कोई कहने के लिए सब नाम रहे, नाम 2 ही बड़े रहें, ये नुकसान कांग्रेस को हुआ या देर सवेर किसी भी पार्टी को होता है कि सबको कैसे उतना आगे बढ़ाया जाए, प्रादेशिक नेताओं को भी कितना महत्व दिया जाए। बीजेपी अब नए रूप में अगर सामने आई है, खासतौर से अमित शाह की अगुवाई में, तो क्या ये माना जाए कांग्रेस उसके काउंटर आपको लगता है करेगी? हम नवीन जावेद साहब से पूछेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस नए तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाने की स्थिति में आ पाएगी? सुनिए, अभी भी मुश्किल दिखाई देता है ना, जिस तरह का अभी तक, चूंकि जो पहले की कमजोरियां रही अचानक रातों रात तो ठीक हो नहीं सकती है। और राहुल गांधी की जो स्टाइल है वो लगभग एनजीओ वाली स्टाइल है। तो संगठन, पार्टी चलाना और एनजीओ चलाना बहुत डिफरेंट है। मैं आज भी ये, चाहे नदीम भाई कह रहे हैं, लेकिन जितना लोगों से संपर्क यदि आप उनके पुराने सांसदों से जो पिछले 10 सालों में रहे उनसे बात करें, पदाधिकारियों से बात करें, कितना उनका संवाद है, बहुत कम है। मैं जितना होना चाहिए जो पहले के नेताओं में रहता था लोगों का, वो, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तो बिल्कुल ही नहीं था। तो उस परंपरा को देखें तो उसको भरने में अभी समय लगेगा। और जितना ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे संघ की वजह से, भाजपा की वजह से और संगठन के काम की वजह से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतना तो मानना ही होगा कि उसका मुकाबला करने में कांग्रेस को अभी काफ़ी समय लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि चीन का मुकाबला करने में समय लगेगा, अमेरिका का मुकाबला करने में समय लगेगा, ऐसे ही मुझे लगता है कि इतना पुराना संगठन होते हुए भी फिर से उसको खड़ा करना और पुराने लोगों को भी साथ में उतना ही महत्व देना भाजपा अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उसने सेकंड लाइन काफ़ी बना रखी थी। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसे सेकंड लाइन बनाए बिना यदि कहेंगे कि हम केवल नए नए लोगों को ला करके चला लेंगे तो ये मुश्किल होगी। जो अहमद पटेल के चुनाव में भी दिखाई दे रहा था, कुछ लोग यही मान के चल रहे थे कि अब उनके परिवर्तन के साथ दूसरे बदलाव भी संगठन में हो जाएंगे। ओके, हम दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि बीजेपी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने आधार बनाया है, और जिसमें 2 बागी विधायक जो कांग्रेस के थे जिन्होंने वोट बीजेपी को दिया था, उसको रद्द करने की जो मांग की गई है, उसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पहले वीडियो को कीजिए, उसके बाद गिनती शुरू कीजिए। तो ये एक नई परिस्थिति गुजरात से जानकारी लगातार आ रही है। तो इसका मतलब है कि अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, बीजेपी गिनती शुरू नहीं होने दे रही है। ये अर्जुन मोरवाड़िया का बयान वहां से आया है कि बीजेपी गिनती शुरू होने नहीं दे रही है और वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। अर्जुन मोरवाड़िया ने वहां बाहर निकल के इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी है, और जिसके बाद ये पूरा का पूरा मैसेज आया है। तो इस मैसेज को लेकर यहाँ क्या प्रतिक्रिया आप कहेंगे इस पे नदीम जावेद साहब, चूंकि अभी वहां पर गिनती भी शुरू नहीं हुई है? नहीं पुण्य जी, देखिए फाइनल अथॉरिटी कौन है? फाइनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन के पास दोनों राजनीतिक दलों के लोगों ने जाके अपनी बात कह दी, और इलेक्शन कमीशन ने वहां से वीडियो मंगाई, फुटेज मंगाया, देखा, और देखने के घंटों के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद उन्होंने एक फैसला किया। अब जो संस्था के द्वारा फैसला किया गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो तरीका है, उसी पर ही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व सवाल खड़े कर रहा है। मैं समझता हूं यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, खासतौर से प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ताकि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इसलिए कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेतृत्व के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है और बाकी लोग भी हैं, तो ये फिर करेगा कौन? संस्थाओं के फैसले को राज्य की सरकार और राज्य के लोग और राज्य की राजनीतिक पार्टियां सरकार चुनाव नहीं कराती है, तो कैसे इंप्लीमेंट होगा? मुझे लगता है कि इसमें फौरन हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए।
जी शाहनवाज जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये वाकई है कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला है और मोरवाड़िया साहब वहां बयान दे रहे हैं कि रुकवा दिया गया है, तो ये संस्थानों के ऊपर दबाव है क्या? नहीं, दबाव नहीं है। अगर कांग्रेस ने भी जाकर रिजल्ट इतने देर गिनती यहां रुकवाई थी, तब ये सवाल कांग्रेस के लोग कहां उठा रहे थे? कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा आकर यहां, और वहां जो वायरल वीडियो है उसकी जांच की बात को बीजेपी को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है नहीं है? यह सारे अधिकार राजनीति में इन्हीं को है कि ये इलेक्शन कमीशन जाए। तो जो बीजेपी नितिन पटेल जी आए थे, उन्होंने अपने तौर पर जो बात कही थी वही बात अपना पक्ष वहां पर रखा होगा। तो सेंट्रल में ये गए, हम भी गए, और उधर स्टेट में भी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कोई अपनी पार्टी की तरफ से हर व्यक्ति को पक्ष रखने का अधिकार होता है। हमारे लोग भी अपना पक्ष रख रहे होंगे। बाकी गिनती तो होगी, गिनती रुकेगी तो नहीं। अभी तो गिनती रुक गई है। गिनती चूंकि रुक गई है, इसलिए हमने सवाल किया कि ये अगर दबाव है, और चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष वहीं पर कमीशन से फैसला हो चुका है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरन वहां पे गिनती शुरू हो जानी चाहिए थी। रहा सवाल इस बात का कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई अपना पक्ष रखना है तो वो कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले से वो असहमत है तो उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो कोर्ट में जाए और अपनी बात को रखें, और कोर्ट उनके हिसाब से फैसला करेगा जो ठीक लगेगा कोर्ट को देखने के बाद। लेकिन यह कहना कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है मगर इलेक्शन कमीशन की बात को हम नहीं मानेंगे और काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे, ये बात पूरी तरह से गलत है। हम कोशिश कर रहे हैं वहां हमारे रिपोर्टर से भी बातचीत हो जाए। किसने कहा कि नहीं मानेंगे साहब? हम कौन सा हम कौन कह रहा है कि हमने कब कहा? किसको कोट कर रहे हैं आप? हमने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानेंगे? ये कोई पक्ष, अपनी बात को रखने का अधिकार सिर्फ आपको ही है। अपनी बात को वहां पर हमारे लोग रख रहे होंगे। अब मडवाडिया साहब इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता हैं। वो जो बयान कह रहे हैं, आपको पता है कांग्रेस के लोग कितना भ्रम फैलाने में माहिर होते हैं। वो तो देश में पिछले कई साल से भ्रम फैला रहे हैं, कभी किसी और मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पे, कभी सोकॉल्ड सेक्युलरिज्म के मुद्दे पे, कभी संस्थान के खिलाफ। हम किसी संस्थान की जितनी इज्जत हम करते हैं दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन वो प्रक्रिया हो रही होगी, और मैं तो पुनप्रसन जी कहूंगा आप अपने रिपोर्टर से ही जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या अर्जुन मोरवाड़िया जी ने, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उसका ओके जी हम उसका प्रयास कर रहे हैं शहनवाज जी कि अर्जुन मोरवाड़िया जी ने जो बाहर आके पत्रकारों को जानकारी दी कि अभी तक गिनती इसलिए नहीं शुरू हो पा रही है क्योंकि अफजल साहब को इतनी रात में फिर जगा दिया। हमने फिर जगा दिया और आप अकेले टिके हुए हैं, यह भी बहुत शानदार स्थिति बन रही है। लेकिन हम मीम अफजल साहब से जाएं, लेकिन अगर ये स्थिति है जिस बात का जिक्र और अर्जुन मोरवाड़िया जी के जरिए निकल कर आया है, तो क्या ये स्थिति नाजुक है? बिल्कुल बहुत नाजुक है। और मुझे लगता है कि ये वही जो बात हम पहले कह रहे थे कि कांग्रेस अदालत जा सकती थी, अब ऐसा लगता है कि जितना डिले करके सुबह के इंतज़ार करके फिर कोर्ट जाने की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि कहेंगे कि हमने इसके बाद आपत्ति की थी। आगे यदि गिनती होती भी है तो कोर्ट में जा कर के कहा जाएगा इस वीडियो को भी चैलेंज करने की कोशिश अब बीजेपी कर सकती है। क्योंकि देखिए लड़ाई में ये मानना होगा कि मोदी जी, अमित शाह या भाजपा वो एक बहुत दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ते हैं। आखिर लड़ाई, और कोई भी पार्टी राजनीतिक दल का तो काम ही होता है, कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ती थी, यदि वो ज़मीनी लड़ाई लड़ती थी, ये कानूनी लड़ाई लड़ने में भी उतने ही आगे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस पैंतरे से हम लोग पहले भी कहा कि पटेल ने कहा है, आरोप जो लगाए हैं, उसके आधार पर तो वो वीडियो, फिर पुराने चुनाव प्रक्रिया, उसको रोकने के लिए एक अंतिम हथियार अभी भी अदालत है। और अदालत में वो गिनती के बाद भी जा सकते थे, लेकिन लगता है कि अभी भी चुनौती दे रहे हैं, और यदि गिनती हो जाती है तब भी अदालत में जाकर के चुनौती देने की कोशिश होगी ताकि अहमद पटेल का ही चुनाव फिर से रद्द किया जा सके। मीम अफजल साहब, जानकारी आप जुड़े हैं, लेकिन इस बीच चूंकि जानकारी आई तो हमको लगता है पहली प्रतिक्रिया आपकी उस पर लें, क्योंकि अर्जुन मोरवाड़िया वहां बाहर निकले पत्रकारों से उन्होंने जानकारी दी कि बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है कि जिस सीडी को आधार बनाया गया है उसे सार्वजनिक किया जाए, और सार्वजनिक ना होने तक गिनती ना की जाए वोटों की, तो वोटों की गिनती नहीं हो रही है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दे दिया है, और अगर वो सार्वजनिक भी कर दी जाए वीडियो,
और आपको मैं ये बता दूं कि एक टेलीविज़न चैनल उसको चला रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई सार्वजनिक नहीं हुई है, बाकायदा उसको चला रहा है एक टीवी चैनल, और उसी से पता लग जाता है कि क्या हुआ है वहाँ पर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। ये सिर्फ बहाना तलाश किया जा रहा है ताकि डिले किया जा सके और काउंटिंग को रोका जा सके। देखिए ऐसा है, सरकार इनके पास है, और जैसे मोडवाडिया जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा गुरूर भी उनके पास है। इस गुरूर का नतीजा है जो आप अब इस वक्त देख रहे हैं रात के 1 बजे, कि वो ये चाहते हैं कि अहमद पटेल किसी भी हालत में जीत करके पार्लियामेंट में ना पहुँचे। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आज पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा है कि ये लोग ना किसी को सवाल करने देते हैं, और इन लोगों के सपोर्ट में भी कुछ लोग खड़े हैं, वो भी सिर्फ सवाल जो करते हैं वो अपोजिशन से करते हैं। दुनिया का दस्तूर है, डेमोक्रेसीज के अंदर हमेशा सवाल सरकारों से किए जाते हैं और उनसे हिसाब किताब मांगा जाता है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, 3 साल हमको हो गए, हम आगे जब टीवी चैनल पर बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि अभी तक हम पावर में हैं और सारे सवालों का जवाब हमको देना है, सरकार को नहीं देना। मैं वाजपेयी जी बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब कुछ चैनल्स पर जा रहा हूँ 1-2-3 दिन से, तो बार बार एक सवाल सुनने को मिलता है, आप अपना घर क्यों नहीं बचा पाए, आपने अपने MLAs को संभाल के क्यों नहीं रखा। ये ऐसा है जैसे किसी के घर में डाका डाले जाए, पहले एक छोटा डाका डल जाए और उसके बाद वो दूसरा डाका से बचाने के लिए अपना सामान जो है उठा करके बेंगलोर में रखवा दे, तो उससे ये सवाल किया जाए कि अपना सामान तुम बेंगलोर क्यों रह गए। और जो लोग डाका डाल रहे हैं उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, तुम्हारे पेट में कितनी आंत हैं, कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ये लग रहा है कि ये सरकार सवालों से ऊपर है और सवाल करना इनकी शान के ख़िलाफ़ है। आपने देखा शाहनवाज साहब चले गए, अभी काफ़ी देर पहले तक हम 2 घंटे आप ही के चैनल पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे और बड़े खुशगवार मूड में भी थे, कई बार नाराज़गी भी हुई, लेकिन जितना उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीत रहे हैं, और मैं उस वक्त से कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, अगर ये 2 लोग जो कांग्रेस पार्टी के थे, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के लोग, हम कह रहे हैं कि इनका वोट जो है वो जो है खारिज करना चाहिए कि इन्होंने रूल को तोड़ा है, और उसकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ऐसे खड़ी हुई है दिल्ली से लेकर के गुजरात तक कि जैसे हमने उनके MLAs को छेड़ दिया हो। ये मैंने ऐसी मोहब्बत पहले कभी नहीं देखी, जो मोहब्बत अब दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी और अभी तक दिखा रही है। तो ये पूरा देश देख रहा है। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल में इतनी बड़ी फजीहत भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई जितनी इस गुजरात के चुनाव में सिर्फ एक अहमद पटेल को हराने के नाम पर हुई है। मैं ईमानदारी से हम जरा सा आपको रोकते हैं, हमारे संवाददाता से हम पूछ लें दरअसल गुजरात में हो क्या रहा है, क्योंकि जिक्र इस बात का लगातार है कि वोटिंग जो रोकी गई है, गिनती जो रोकी गई है, उसकी क्या वजह है। गोपी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो वोटिंग रोकी गई है उसको लेकर जो कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया है, उन्होंने ये बताया कि लगातार बीजेपी ये डिमांड कर रही है कि उन्होंने जो 2 विधायकों की एप्लीकेशन दी थी, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसी तरीके से उसी तर्ज पर बीजेपी ने भी एक एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि उनके 2 विधायकों ने वोट दिखाया था तो उनके भी वोट खारिज होने चाहिए। तो कांग्रेस के विधायकों के वोट खारिज करने की डिमांड बीजेपी कर रही है और उनका कहना यह है कि हमने एप्लीकेशन दिया, जब तक एप्लीकेशन पर किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं होती है तब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो सकती है। साथ ही बीजेपी ने एक दूसरा मामला भी खड़ा किया है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो कहां से वायरल हुआ, क्या वो वीडियो कांग्रेस के विधायकों ने वायरल किया, उसे लेकर सवाल खड़े करते हुए भी कहा गया है कि ये पहले इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल प्रसन्न आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे पूरी राजनीति हो रही है, फिलहाल अमित शाह अंदर काउंटिंग स्टेशन में बैठे हुए हैं, बाहर सारे बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जो बड़ा झटका लगा है, शायद यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल अलग अलग तरीके से जो काउंटिंग है उसे रोकने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अभी तक की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गुजरात के,
वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके बीच में बातचीत हो रही है। लगातार बीजेपी की जो डिमांड है वो यही है कि जो एप्लीकेशन दी गई थी 2 कांग्रेस विधायकों के वोटिंग की, उसे खारिज कर दिया जाए, जिस तर्ज पर बीजेपी की जो एप्लीकेशन थी जिसे उसको खारिज किया है। तो कुल मिला के अगर देखें प्रसून, तो जिस अर्जुन मोढवाडिया जो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन हमने सुबह 9:30 बजे ही इलेक्शन कमीशन में दे दी थी, जिस वक्त ये वोट डाले गए थे। हालांकि बीजेपी ने जो कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में फाइल की थी, वो एप्लीकेशन वोटिंग 4 बजे खत्म होती थी और 4:30 बजे उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन जो है वो वैलिड ना मानी जाए। नहीं गोपी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो लोग गुजरात में मौजूद हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उनका इस पर क्या कहना है? क्योंकि अगर मान लीजिए बीजेपी विरोध कर रही है और वो कुछ सवालों को उठा रही है, लेकिन अगर काउंटिंग ही रुक गई है तो अब इसका मतलब क्या माना जाए कि स्टेटस को है, ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी या कोई निर्णय लेने की स्थिति में कोई है वहां पर? जी बिल्कुल प्रसन्न जी, दरअसल जो DM पटेल यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इस मामले में अभी किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो मुख्य चुनाव आयोग यहाँ गुजरात के हैं BV स्वैन, वो भी यहाँ पर आए हैं, वो भी बातचीत सुन रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है DM पटेल पे, जो कि यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनपे ये आरोप लगाया गया है और कांग्रेस ने ये कहा है कि वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और सरकार के इशारों पर ही ये पूरी जो काउंटिंग है उसे रोक दी गई है। जिस वक्त इलेक्शन ऑर्डर दिया उसके तुरंत बाद उन्हें वोटिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। हालांकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने नहीं किया है। वो बार बार कांग्रेस DM पटेल जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनपे आरोप लगा रही है कि सरकार उनपे सरकार का दबाव है। तो अभी वहां पर मौजूद क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद भी हैं काउंटिंग स्थल पे? जी बिल्कुल प्रसून जी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त जो काउंटिंग स्टेशन है उसमें बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है, कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो जो माहौल है कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में एक और जहाँ सन्नाटा फैला हुआ है, तो वही कांग्रेस खेमा जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक लगता है कि अब उनकी जीत निश्चित है। अगर जो वोटों की उनकी जो गिनती है उसमें कहीं भी 1 या 2 माइनस होता है तब भी उनकी जीत निश्चित है। नहीं, इसके 2 मतलब है गोपी। एक तो मतलब बीजेपी में पूरी तरह सहमति है कि काउंटिंग ना हो जब तक उनके जो सवाल हैं उसके जवाब ना मिले, उनकी जो शिकायत है उस पर समाधान न मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अहमद पटेल जो वहां के प्रभारी हैं, अशोक गहलोत, ये सब कहां पर हैं? जी बिल्कुल प्रसून जी, ये सारे जो कांग्रेस के नेता जो है अहमद पटेल और अशोक गहलोत, ये दोनों ही यहाँ पे आई हुई एक निजी होटल के अंदर है, वहाँ पे जहाँ पे NSUI के कार्यकर्ता वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सारे लोग वहाँ पे अहमद पटेल की जीत जिस तरीके से कांग्रेस के फेवर में ये चुनाव आयोग ने फैसला सुना है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे स्लोगन बोले गए। हालांकि जो यहाँ पे का माहौल अगर मैं आपको बताऊं प्रसन्न जी, तो यहाँ के माहौल में यहाँ पे कांग्रेस के सारे विधायक जिसमें शक्ति सिंह गोहिल और खास शैलेश परमार, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल खुद पेशे से एडवोकेट है, तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से आर्गुमेंट्स कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ और वो लगातार काउंटिंग सेंटर पे बने हुए हैं। वो 1 मिनट के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस पर सरकार दबाव बनाएगी और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ फैसला आएगा, जिसके चलते वो लगातार वही काउंटिंग स्टेशन में बैठे हुए हैं। नहीं तो काउंटिंग रुकवाने का मतलब क्या माना जाए कि हमारे सवालों का पहले समाधान कीजिए, या ये माना जा रहा है कि नहीं हम काउंटिंग नहीं होने देंगे क्योंकि हमें लगता है कि जो फैसला लिया है इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला सही नहीं है? कौन सी स्थिति है? जी बिल्कुल, ये दोनों ही स्थिति यहाँ पे देखी जा सकती है प्रसन्न जी, क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे कह रही है कि पहले हमारे जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब दिया जाए
और जहाँ पे बीजेपी की फेवर में एक और जहाँ इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है, तो बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। तो सीधे सीधे तौर पर दोनों ही तरीके से बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश में लगी हुई है कि वोटों की जो गिनती है वो रुकी रहे। साथ ही जो कांग्रेस को ये बेनिफिट मिला है 2 वोटों को रद्द होने का, उसका भी फायदा कांग्रेस को ना मिले। ओके, आप और जानकारी हासिल कीजिए। उससे पहले हम बता दें कि चूंकि अर्जुन मोरवाड़िया ने जानकारी दी है, उन्होंने कैमरे के सामने आकर क्या कहा, पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद जरा हम कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। अर्जुन मोरवाड़िया जो बाहर आए, उन्होंने जो पत्रकारों से कहा वो पहले सुनिए आप। न्याय की लड़ाई हमारे जो ऑथोराइज एजेंट है शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने लड़ी है, हिम्मत से लड़ी है, और हमें नाज है हमारी पार्टी पर कि उन्होंने अंदर क्या हुआ, आप अंदर गए, काउंटिंग शुरू नहीं होने दिया। आज भी दबाव डाल के बैठे हैं वो लोग। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन दिया, उसका क्या है, उसका जो है ऑब्जेक्शन दिया आपने तो उसका प्रोसेस हो गया सब। आपका भी वहां इलेक्शन कमीशन के पास गया, वीडियो देखा और उनको खारिज कर दिया कि गलत बात है आपकी। हमारा वीडियो देखा, हम तो कहते थे कि हमारे सामने दोनों वीडियो दिखा जाए, लेकिन वो माने नहीं। उस समय क्या छिपाने की बात थी वीडियो में? वीडियो में जो है वो सच्चाई आएगी जो है वो, लेकिन उनका मन में पाप था। उनको एश्योरेंस चाहिए था कि हमारी लेन देन के बदले वोट हमें मिला है कि नहीं, वो चेक करना चाहते थे। 2 वोट के वो चेक कर चुके, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा है, हमें नहीं। हम 100% जीत रहे हैं। जितना पर्याप्त वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट हमें मिल चुका है। अभी भी नहीं हुई कि आपके जो 43 वोट हुए उसमें से कुछ एक वोट इनवैलिड हो सकते हैं। कुछ एक भी वोट इनवैलिड नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि हमारे वोटर्स ने ठीक तरीके से वोट दिया है। हमने सब, हमारे ऑथोराइज एजेंट ने सभी वोट देखे हैं और 100% हम कॉन्फिडेंट है कि ये चुनाव में जितने पर्याप्त वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट लेकर हम जीतेंगे। 43.5 वोट चाहिए, उससे कई ज्यादा वोट हमारे पास है। ये जवाब तो चुनाव के जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो दे सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस पर दबाव है। उसको दूसरा एक्सटेंशन मिला है, सरकार ने दिया है दूसरी दफा एक्सटेंशन। इसकी वजह से वो दबाव में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से डिसीजन नहीं हो रहा है। नहीं तो डिसीजन चुनाव आयोग का आदेश है, उसके बाद तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं तुरंत हो जाना चाहिए, इमीडिएटली, विदाउट फेल, 1 सेकंड भी डिले नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गुजरात में फिलहाल क्या हालात हैं, उसकी पूरी की पूरी जानकारी अर्जुन मोरवाड़िया और हमारे संवाददाता ने जो दी है, उसमें कई सवाल निकल कर आ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दिल्ली में अगर लिया गया तो उसे इंप्लीमेंट कराने की स्थिति में वहां के प्रिजाइडिंग अफसर अभी तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी स्थिति है बीजेपी का जो विरोध है, उस विरोध को लेकर क्या वहां के प्रिजाइडिंग अफसर ने दिल्ली इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी दी है कि जिस तरीके से सीडी को सार्वजनिक करने की मांग और अपने आरोप जो उन्होंने लगाए हैं कि जिस तरीके से स्थिति वहां पर हाथापाई की बनी थी, वह सीडी सामने लाई जाए और बिना उसके नहीं काउंटिंग होने देंगे, क्या उसकी जानकारी दी गई है? वो जानकारी दिल्ली अभी तक नहीं आई है, ये भी हमारे रिपोर्टर लगातार बता रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि फैसला होने के 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अगर काउंटिंग इस रूप में रुकी हुई है तो अब क्या स्थिति आगे बनेगी? क्या ये अगला हिस्सा कोर्ट की दिशा में जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्थिति में बीजेपी आएगी? हमारे साथ चूंकि बीजेपी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जफर साहब, क्या लग रहा है, होगा क्या? क्या कोई जानकारी आपके पास आ रही है कि क्योंकि स्थिति है कि रुकी हुई है सारी स्थितियां एक फैसले के बाद भी? देखिए, मैं ताज़ा को वहां क्या स्थिति है मुझे इसके बारे में जानकारी इस वक्त नहीं है, जब से आपके चैनल पे बैठा हूं जी। लेकिन मैं इतना कहूंगा जरूर कि जो भी फैसला लिया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि लीगली हमारा स्टैंड बिल्कुल करेक्ट था
फिर भी जो डिसीजन लिया है जो इलेक्शन कमीशन ने, उसको हमारी लीडरशिप एग्जामिन करेगी और जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकोर्स अवेलेबल रहता है जाहिर है वो उसको एक्सप्लोर करने की मैं ऐसा कह रहा हूं कि उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो क्या ये संकेत है कि काउंटिंग ना हो और हम चुनाव का कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? क्या ये इंडिकेशंस हैं? नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये जो भी डिसीजन है इस चीज का वो हमारी लीडरशिप लेगी। इस वक्त मुझे इस बात का अनुमान नहीं है और कि उस वक्त वहां पर क्या हालात हैं और वहां के सिचुएशन क्या है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि जो भी डिसीजन इस तरह का होगा, जैसा आप कह रहे हैं, चाहे लीगल रिकोर्स हो या फिर और भी रिकोर्स कुछ हो अवेलेबल हो, वो डिसीजन जो है लीडरशिप का है। लेकिन इस वक्त जो आज इस वजह से रुकी हुई है कि जो हमारी भी जो मांग है उस मांग को भी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए और उस चीज को इलेक्शन कमीशन के पास वहां के रिटर्निंग ऑफिसर जो भी है उनको भेजना चाहिए। जो हमारा डिमांड है उस सीडी का जो सीडी के बारे में, वो उस चीज का भी वो हमारी डिमांड है और उसके रेजोल्यूशन से पहले काउंटिंग ना हो, ऐसी क्या डिमांड है बीजेपी की? कि भाई वो जो सीडी जो नहीं, देखिए जो हम कह रहे, जो अभी आपने जो भी बताया, अभी आपने जो वहां से आपके रिपोर्टर्स ने भी बताया जी। अच्छा, वो मीम अफजल साहब बोल रहे थे। हम एक मिनट, कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब भी हैं। मीम अफजल साहब, सवाल देखिए दो है। पहला सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बीजेपी की वहां पर आपत्ति है उसमें एक है कि आपने ठीक कहा था, कोई न्यूज चैनल उस वीडियो को दिखला भी रहा है कि भीतर क्या हुआ था, तो वो वायरल कैसा हुआ, एक शिकायत मान लीजिए ये है। दूसरी शिकायत है कि वो सीडी जो है जिसमें उनका कहना है कि किस तरीके से गोहिल साहब वहां पर जो कांग्रेस के राघव भाई पटेल थे और भोला भाई गोहिल थे उनके साथ उन्होंने क्या कुछ किया, वो सीडी साहब। लेकिन हमारा सवाल मौजूदा वक्त में ये है कि आपको लग क्या रहा है, कांग्रेस के भीतर क्या संकेत है अगर ये स्थिति गांधीनगर में है जहां पर काउंटिंग रुकी हुई है और चूंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं, वरिष्ठतम नेता खुद अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, सीएम वहां पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, पूरा स्टेट गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है और काउंटिंग रुकी हुई है, ये मैसेज क्या है आप? ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि सत्ता अपना काम करने की कोशिश कर रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, शायद उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इतने सारे लोगों के आपने नाम लिए बीजेपी के, किसी ने बाहर आकर के कोई डिमांड की, मीडिया से बात की, बताने की कोशिश की? हाँ, एक ने की है। हमें हमको जानकारी दे दें। नितिन पटेल बाहर आए थे जो डिप्टी सीएम है। नहीं, मीम अफजल साहब, हम आपको जानकारी दे दें। नितिन पटेल बाहर आए थे, उन्होंने कहा था, इस बात की जानकारी दी थी। जी हाँ, मैंने देखा। ओके, आपने देखा, उन्होंने ये बात कही थी। जी बताएं। जी, उन्होंने बिल्कुल कहा था। मीम साहब, उन्होंने उसी वक्त जो रिएक्शन था वो दे दिया था। जितने सत्य की जीत होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कहा था की जा रही है कि काउंटिंग नहीं होगी। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि काउंटिंग नहीं होगी या हम काउंटिंग नहीं होने देंगे। ये सब बात की प्लानिंग है और उसकी कोई सफाई देने के लिए बीजेपी का कोई नेता बाहर नहीं आया। हमारे नेता आकर के बाहर बराबर बात कर रहे हैं। मोडियाडवाला साहब 2 बार आए हैं और दोनों बार आकर के उन्होंने बताया है। इसी से साफ जाहिर हो जाता है कि नीयत किसकी खराब है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, मैं भी आप थोड़ा बहुत कानून का जानकार हूं, आप लोग तो हैं ही, मुझे ये बताइए क्या इस बुनियाद पर वोटिंग को रोकी जा सकती है कि वहां पर कौन सी सीडी में क्या है? इलेक्शन कमीशन को जो सीडी भेजी गई है वो किसने भेजी है? क्या सरकार ने भेजी है या कांग्रेस पार्टी ने भेजी है? दोनों में से किसी ने नहीं भेजी। वो इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उन्होंने वो सीडी वहां भेजी है और उसको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जहाँ तक आपकी शिकायत की बात है, वो शिकायत आपने दिल्ली में दर्ज कराई। 2 बार आपका डेलीगेशन गया, हमारा भी गया। एक बार आपने कुछ कहा, हमने सफाई पेश की। आपने देखा होगा कि सुरजेवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की निकलने के बाद और बढ़कर बताए रूल्स कि इन रूल्स के तहत वो शख्स जो अपने वोट को अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा किसी को भी दिखाता है, जो तैनात एक ऑफिसर हमारा
कहना चाहिए कि नुमाइंदा है, उसके अलावा वो किसी को भी दिखाता है तो उसके नतीजे में उसका वोट जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसा 2 बार हुआ है। डेट के साथ हमने वो चीज़ें बताई कि अभी नवंबर 2016 के अंदर ये हरियाणा में हुआ था और ख़ुद सुरजेवाला साहब का वोट था जिसको खारिज किया गया था, और इसी तरह से उससे पहले राजस्थान में मीम साहब हुआ था। मीम साहब तो आप हमने पूरी एक मीम साहब कॉन्क्रीट आप ठीक एविडेंस कह के रहे साथ हैं। चीज़ दी है। मीम साहब 2 जी। स्थिति है, हमको लगता है जफर साहब आप भी जवाब दें। जफर साहब हम लोग के पास वक्त ही वक्त है आज, क्योंकि जब तक वो काउंटिंग शुरू ना हो, स्थिति ना आए, हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मीम साहब 2 चीज है, एक मिनट, एक तरफ कांग्रेस के नेता ने वहां बहुत साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन का दिल्ली का जो फैसला है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मोरवाड़िया साहब ने एक दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा वहां जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं DN पटेल साहब, उनको दूसरा टर्म दिया गया है, वो सत्ता के दबाव में है। तो सवाल है कि वो इलेक्शन कमीशन की नौकरी कर रहे हैं, वो एक स्वायत्त संस्था है और स्टेट का दबाव का जिक्र भी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक ही संस्थान के भीतर सेंटर और स्टेट की सिचुएशन क्या अलग अलग हो जाती है? मीम अफजल साहब। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने अभी खुद पूछा कि अंदर इतना पूरी कैबिनेट वहाँ मौजूद है। अमित शाह साहब जो मोस्ट पावरफुल आदमी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश के मोस्ट पावरफुल आदमी हैं प्रधानमंत्री के बाद। अगर वो वहाँ बैठ कर के और कोई किसी किस्म के दबाव की कोशिश कर रहे हैं तो साफ दिखाई दे रही है। जफर साहब अब एक मिनट, हमको लगता है बीजेपी से प्रतिक्रिया इस पर ले लें, क्योंकि जफर साहब अगर ये मैसेज है कि कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर प्रभावित है और अगर यह स्थिति है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी इंप्लीमेंट हो पाने में मुश्किल आ रही है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी अब बहुत साफ तौर पर फैसला ले चुकी है कि काउंटिंग तब तक ना हो जब तक उनके अपने सवालों को लेकर अब वो इलेक्शन कमीशन से आगे अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में ना आए? तो क्या हम उस दिशा में बढ़े अब कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी ठकठकाया जाएगा? प्रसून जी, अभी मीम अफजल साहब कह रहे थे सत्ता की है कि जीत होगी, जीत है इस या कोशिश है, जो भी कह रहे थे, लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं सत्ता के नहीं बल्कि सत्य की यहां पर जीत की पेशकश है। और हम जो भी कर रहे हैं वो सत्य के लिए कर रहे हैं, सच्चाई के लिए कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए और उसकी जो सफाई होए उसके बारे में जो भी हमारी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद तकनीकी तौर से अगर वो काउंटिंग होती है तो होती है, लेकिन वो जब तक आउटस्टैंडिंग इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, जैसा आपने कहा, जैसा आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूं, नहीं आप जो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार का यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ सच्चाई का लेना देना है। सरकार पे सवाल तो हम रोज उठा सकते हैं, सत्य के लिए हम, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठा सकते कर रहे हैं हमारे नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं आप बहसियत तर्जुमान के, बहसियत प्रवक्ता के, जरूर कह रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मीम अफजल साहब, ये बात देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ लफ्जों में 2 बातें कह रहा हूं। मीम अफजल साहब, आप बेशक सुनिए इसको अच्छे से, जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तकनीकी तौर से लीगली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि लीगली हमारा स्टैंड बिल्कुल करेक्ट है और हमने करेक्ट स्टैंड लिया था। हालांकि डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन का विपरीत आया, हमारे बरक्स आया, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल लीगली करेक्ट है, इसलिए कि जो इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है उसके बाद काउंटिंग होनी चाहिए, ना कि उसको उस वोट को जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। ये हमारा स्टैंड है और यही मैं सोचता हूं। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं कहने जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन का जो भी डिसीजन है उसको भी एग्जामिन हमारी पार्टी की लीडरशिप जरूर करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए कि जब हम लीगली, मुझे ऐसा लगता है कि लीगली वो जो हमारा स्टैंड करेक्ट था, और अगर ऐसा डिसीजन जो आया जो कि लीगली हमको लगता है कि वो सही नहीं है, तो उसको एग्जामिन करना हमारा फर्ज है, हमारी लीडरशिप जो फर्ज है, और वो जो भी एग्जामिन करके जो भी सही फैसला अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी उसको पार्टी उसके पर पेशकश करेगी। तो जफर साहब, ये माना जाए ना कि जो स्थिति वहां पर रुकी हुई है वो सही है, काउंटिंग नहीं हो रही है तो, और बीजेपी ने अगर काउंटिंग रुकवाई हुई है इस वजह से, तो वो सही है, ये मान लिया जाए?